स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में। ये जो हमारा मॉडल पेपर है वो 12th अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। प्रश्नों को चैप्टर वाइज सम्मिलित किया गया है, किसी भी चैप्टर से ज्यादा कम क्वेश्चन नहीं है। जो बोर्ड के सिलेबस है, बोर्ड के सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पुट ऑफ किए गए। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे फर्स्ट प्रश्न से अपने। तो पहला प्रश्न है, मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर हम मृदा विज्ञान के जनक की बात करें तो स्टूडेंट्स वो है वी डोकुचेव। कौन है? वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? वी डोकुचेव को कहा जाता है। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण लिखिए। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है। अगर मैं अम्लीय आग्नेय चट्टान की बात करूं स्टूडेंट्स तो वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? अम्लीय आग्नेय चट्टान है। इसके आगे नेक्स्ट अगर हम प्रश्न पर चलें तो नेक्स्ट प्रश्न है मृदा जीवांश पदार्थों के स्रोतों के नाम लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है और एक बार ये पूछ लिया भी गया है बोर्ड के एग्जाम में। मृदा जीवांश पदार्थों के स्रोतों के नाम। तो इसमें दो तरह के स्रोत होते हैं, जंतु स्रोत और दूसरे कौन से होते हैं आपको पता है? पादप स्रोत। मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत कितने हैं? दो हैं, एक जंतु और दूसरे क्या हैं? पादप। ठीक है। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर तो अगला प्रश्न है मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? नाम लिखिए। आपको मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? जीवाणु, जीवाणु के बाद एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद कवक, उसके बाद शैवाल और उसके बाद प्रोटोजोआ। जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर तो अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव को परिभाषित कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है। टिंडल प्रभाव को परिभाषित कीजिए। टिंडल प्रभाव क्या है? जब अंधेरे कमरे से प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है या अंधेरे माध्यम से प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो कोलाइडी कण प्रकाश में गति करते हुए दिखाई देते हैं। यही गुणधर्म क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब अंधेरे मार्ग से प्रकाश को गुजारा जाता है तो कोलाइडी कण गति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह गुणधर्म क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों के नाम लिखिए। मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों के नाम। अब मृदा पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक तो अगर मैं बात करूं पहला कारक पोषक तत्वों की उपलब्धता। क्या है? पोषक तत्वों की उपलब्धता। दूसरे अगर मैं कारक की बात करूं, दूसरा कारक है आपका जलवायु। क्या है? जलवायु। तीसरा कारक है आपका जीवांश पदार्थ और चौथा जो कारक है आपका वो है कार्बनिक पदार्थ। मृदा पीएच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पोषक तत्व, जलवायु, जीवांश पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप लोगों को स्पष्ट पता होगा, करनाल हरियाणा। CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है किस खरपतवार का उपयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है? ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसका उपयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो है कटीली। कौन सा है? कटीली खरपतवार। कहाँ करते हैं इसका उपयोग? क्षारीय मृदाओं के सुधार में करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न पर
तो अगला प्रश्न है लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। लाभदायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, वेसिकोना, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। वेसिकोना, ये चारों तत्व कैसे होते हैं, लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है फास्फोरस प्रदान करने वाले किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखिए। फास्फोरस प्रदान करने वाले किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखिए। कौन कौन से उर्वरक हैं जो फास्फोरस प्रदान करते हैं, तो एक तो क्या होगा एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट, दूसरा क्या हो जाएगा डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट। दोनों ही उर्वरक क्या करते हैं, फास्फोरस तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किन्हीं चार सूक्ष्म कार्बनिक खादों के नाम लिखिए। किन्हीं चार स्थूल कार्बनिक खादों के नाम लिखिए। चार स्थूल कार्बनिक खाद, खाद दो प्रकार की होती है, स्थूल और सांद्रित। लेकिन अगर हम स्थूल खाद की बात करें तो कौन कौन सी आएगी, एक तो आ जाएगी इसमें FYM यानी हम कह सकते हैं गोबर की खाद। दूसरी इसमें कौन सी आ जाएगी, हरी खाद। तीसरी इसमें कौन सी आ जाएगी, मानव मल, मानव मल। चौथा इसमें कौन सा आ जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। कौन सा जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। ये चारों किस प्रकार की खाद हैं, तो ये चारों स्थूल कार्बनिक खाद हैं, जैसे FYM या गोबर खाद, हरी खाद, मनुष्य का मल और वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, चलिए अगला प्रश्न है खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, तो स्टूडेंट्स ये होता है 1.040 से 1.080। खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, 1.040 से 1.080। उसके बाद अगर हम बात करें पशुओं में दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है। पशुओं में दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहले पशु की जाति, दूसरा पशु की नस्ल, तीसरा पशु आहार, चौथा पशु आवास, पांचवा मौसम, छठवा जलवायु। सारी चीजें क्या करती हैं, पशुओं के दूध के संगठन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है मृदा कोलाइड के 4 गुण लिखिए। मृदा कोलाइड के 4 गुण, मृदा कोलाइड कौन कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अगर हम मृदा कोलाइड के गुणधर्मों की बात करें तो कौन कौन से गुण प्रदर्शित करेगा, मृदा कोलाइड टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, आप लोगों को पता है क्या दर्शाएगा मृदा कोलाइड, टिंडल प्रभाव। मृदा कोलाइड क्या दर्शाएगा, मृदा कोलाइड ब्राउनी गति भी दर्शाएगा, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति। मृदा कोलाइड में क्या पाया जाएगा, ससंजन और आसंजन। क्या होगा, ससंजन व आसंजन होगा। मृदा कोलाइड में क्या होगा, सुघट्यता होगी, सुघट्यता या हम कह सकते हैं प्लास्टिटी, सुघट्यता, सुघट्यता होगी। ये क्या होते हैं, मृदा कोलाइड के गुण होते हैं। बहुत सारे गुण, टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति है, ससंजन है, आसंजन है, सुघट्यता है, आपेक्षण है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अधिशोषण है, अवक्षेपण है, कई सारे गुण मृदा कोलाइड दर्शाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं दुग्ध धातु क्या है, ये काफी अच्छा प्रश्न है। दुग्ध धातु, और दुग्ध धातु को हम इंग्लिश में कह देते हैं मिल्क स्टोन, मिल्क स्टोन। अब दुग्ध धातु क्या है, जब दूध को किसी पात्र में रखा जाता है तो उस पात्र की सतह की चारों तरफ परत बन जाती है, उस परत को हम क्या कह देते हैं, दुग्ध धातु कह देते हैं। जब दूध को किसी पात्र में रखा जाता है तो पात्र के चारों तरफ दूध की परत जम जाती है, उस परत को क्या कहा जाता है, दुग्ध धातु या मिल्क स्टोन कहा जाता है। आगे में अगर बात करूं अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है दूध में कैसीन की उपयोगिता लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है, दूध में
कैसीन की उपयोगिता लिखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसीन क्या है। कैसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अब कैसीन की उपयोगिता क्या है दूध में? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये दूध में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। सबसे पहला प्रश्न क्या हुआ? सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन। दूध में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली क्या है? ये प्रोटीन है। पहला प्रश्न, दूध में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। दूसरी में अगर बात करूं इसकी जो पाचनशीलता है, पाचनशीलता वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। पाचनशीलता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तीसरी में अगर बात करूं दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? इसी प्रोटीन के कारण होता है। चौथी अगर मैं बात करूं इस प्रोटीन से क्या होती है? सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक ऊर्जा की भी इस प्रोटीन से प्राप्ति होती है। तो ये क्या हुए? इसके लाभ हुए, इसकी उपयोगिता हुई। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है पीएच स्केल क्या है? इसकी उपयोगिता लिखिए। अब यहाँ दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न तो ये बन गया कि पीएच स्केल क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये बन गया पीएच स्केल क्या है। दूसरा बना पीएच स्केल की उपयोगिता। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा मृदा में पीएच या मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापा जाता है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल वह यंत्र है जिसके द्वारा मृदा के पीएच को मापा जाता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन के द्वारा की गई। उपयोगिता क्या है? इसके द्वारा हम मृदा की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति का पता लगाते हैं। उपयोगिता क्या होगी? इसके द्वारा हम मृदा की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति का पता लगाते हैं। होता क्या है? एक यंत्र होता है जिसके द्वारा मृदा पीएच को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं आगे, जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। काफी अच्छा प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया है। जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। जैविक खाद की बात करूं तो कैसे होती है? पर्यावरण हितैषी होती है। उर्वरक की बात करूं क्या होते हैं? पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। जैविक खाद धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करती है, उर्वरक तीव्र गति से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैविक खाद कम पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उर्वरक ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैविक खादों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, उर्वरकों का प्रभाव कम समय तक रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं एजोला है, नीलर्थ शैवाल है, क्या है? जैविक खाद है। जैसे बात करूं यूरिया है, डीएपी है, क्या है? उर्वरक है। तो इस तरीके से आप इसमें अंतर लिख सकते हो। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले प्रश्न पर, वर्मी कास्ट क्या है समझाइए। काफी अच्छा प्रश्न है। वर्मी कास्ट क्या है? केंचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाते समय अधपचा अवशेष वर्मी कास्ट कहलाता है। यानी केंचुए जब मृदा को खाते हैं तो क्या बनाते हैं? खा करके, पचा करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन जो अवशेष अधपचे हुए रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्मी कास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला प्रश्न, जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय सावधानियां लिखिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय सावधानियां लिखिए। तो सबसे पहला तो यह है कि जैव उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए। दूसरा, आवश्यकता होने पर ही जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, जैव उर्वरक में सक्रिय तत्व जीवाणुओं की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। जैव उर्वरक में सक्रिय सूक्ष्मजीवों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जैव उर्वरकों को रसायनों से दूर रखना चाहिए। जैव उर्वरकों को रसायनों से दूर रखना चाहिए। ये क्या हो गई? सावधानियां हो गई। आगे अगर मैं बात करूं अगला प्रश्न, कृत्रिम दूध से होने वाली किन्हीं 4 हानियों को लिखिए। कृत्रिम दूध से होने वाली 4 हानियां। कृत्रिम दूध क्या है? वह दूध जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अब हानियां क्या होंगी कृत्रिम दूध से? 4। पहली हानि, कृत्रिम दूध से मनुष्य का जो स्वतंत्र तंत्र है वो प्रभावित होता है। दूसरी हानि, कृत्रिम दूध से मनुष्य की पाचन क्रिया क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। तीसरी हानि, कृत्रिम दूध से जो खाद्य हमारे भोजन के पदार्थ हैं उनमें स्वाद गायब हो जाता है। जो हमारे भोज्य पदार्थ है उनमें से स्वाद क्या हो जाता है? गायब हो जाता है।
चौथी यानी नवजात को कृत्रिम दूध क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो ये क्या हो गई, कृत्रिम दूध की हानियां हो गई। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में 21 प्रश्नों की बात की, बाकी आगे जो भी प्रश्न है वो बड़े बड़े प्रकार के हैं। अगर ये पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हो, प्रश्नों के उत्तर लेना चाहते हो, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके ग्रुप से ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ और नोट्स ले सकते हो। और भी अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो हमारा 12th एग्रीकल्चर का लाइव कोर्स चलता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है ऐप की, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हो। थैंक यू।